हेलो गाइस, मैं हूं देवेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नर्सेस प्राइड में। लास्ट क्लासेस में अपन ने जो पीडियाट्रिक नर्सिंग होती है उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जो एक न्यूनेट का फिज़िकल असेसमेंट होता है, उसके बारे में पढ़ा था। आज से हम स्टार्ट करेंगे जो आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग है उसका डिजीज़ पोर्शन, कि जो बच्चा होता है, न्यूनेट होता है, उसमें कौन कौन सी डिजीज़ अपन को एट द टाइम बेबी जब डिलीवर होता है उस टाइम देखने को मिल सकती है, ठीक है। या फिर जो पीडियाट्रिक जो एज होती है बच्चे की, उस एज में कौन कौन से डिजीज़ अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग में जीआई सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जीआई सिस्टम स्टार्ट करने से पहले अपन है वो देखेंगे थोड़ा उसका बेसिक जो टर्म आती है वोमिटिंग और डायरिया की, कि वोमिटिंग और डायरिया क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में अपन थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं वोमिटिंग और डायरिया क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग क्या होता है। रिगर्जिटेशन ऑफ द स्टमक कंटेंट बाय द माउथ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक में जो कंटेंट होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो फ्लूइड होता है, उसका आपका माउथ के थ्रू बाहर आना, ठीक है, रिगर्जिटेट होना, वो होता है आपका वोमिटिंग, ठीक है। उसको बोलते हैं वोमिटिंग। द मेजर कंसर्न वाइल व्हेन अ चाइल्ड इज वोमिटिंग द रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। उसमें जो मेजर पार्ट क्या होता है कि अगर किसी बच्चे में अगर अपन को वोमिटिंग देखने को मिलती है, ठीक है, किसी बच्चे में अगर वोमिटिंग देखने को मिलती है तो उसका मतलब क्या है कि अगर बच्चे में वोमिटिंग हो रही है तो उसमें सबसे पहले किस चीज़ की रिस्क होती है, वो होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या बोलते हैं कि अपने बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं वो कम होना, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन के बारे में मेन तो होता है डिहाइड्रेशन, दूसरा होता है लॉस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जो आपका फ्लूइड है बॉडी में उसका लॉस हो रहा है। और इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड में, जो फ्लूइड में, इंट्रास्टेशियल फ्लूइड होता है, जो भी आपकी बॉडी में फ्लूइड होता है, उनमें अगर इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं तो उनका इम्बेलेंस होना, वो आ गया आपका इलेक्ट्रोलाइट से इम्बेलेंस, ठीक है। ये आपको वोमिटिंग में देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है कि अगर आपको वोमिटिंग हो रही है, अगर किसी बच्चे में अपन को देखने को वोमिटिंग देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि मैं भी डेवलप एस्पिरेशन निमोनिया, ठीक है। अब मैं भी डेवलप एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है कि जब बच्चा वोमिट करता है, ठीक है, अगर उसके दौरान कोई फूड पार्टिकल्स या कोई भी पार्टिकल्स होता है वो अपनी श्वसन नली, जो ट्रेकिया होती है या फिर जो अपना सांस का जो पाथवे है उसमें चल जाता है, तो वो में भी निमोनिया कोज कर सकता है, ठीक है। और कभी कभार वो एक अंदर जाकर इन्फेक्शियस डिजीज भी कोज कर सकता है, ठीक है। और अब आगे देखते हैं कि जो आपका वोमिटिंग है वो क्यों हो रही है, ठीक है। वोमिटिंग होने का कोज क्या क्या हो सकते हैं कि जीआई सिस्टम का कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, कोई भी फूड पार्टिकल्स के लिए, किसी स्पेशल फूड के लिए जो आपका जीआई सिस्टम है उसका इंटॉलरेंस हो सकता है, आपका जो आईसीपी है उसका बड़ा होना भी हो सकता है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है कि भाई जो आपका फूड का वे है, ठीक है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर जीआई को डिसऑर्डर है उसकी वजह से हो सकता है। उसके बारे में देखते हैं कि उसके बाद देखते हैं कि जो आपके जो वोमिटिंग हो रही है उसको वोमिटिंग को असेसमेंट के दौरान क्या क्या देखते हैं, कि किसी चाइल्ड में, किसी या बच्चे में अगर वोमिटिंग देखने को मिलती है तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या असेस करेंगे अपन। तो उनमें सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे जो आपका कैरेक्टर ऑफ वोमिट्स, ठीक है, जो आपकी वोमिट्स हो रही है, ठीक है, जो उल्टी हो रही है उसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, उसमें बाइल प्रेजेंट है कि नहीं है, ब्लड है कि नहीं है, वो सब अपन उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं साइन ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है, अगर वोमिटिंग के दौरान बच्चे में अगर एस्पिरेशन हुआ है, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि अगर एस्पिरेशन होता है तो बच्चे में श्वास लेने में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। साइनोसिस भी हो सकता है, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, डिस्निया हो सकती है, ये सब अपन को एस्पिरेशन में देखने को मिलेगा।
प्रेजेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स, ठीक है। जो बच्चे में जो एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, एब्डोमिनल मतलब पेट दर्द होता है, वो कहाँ हो रहा है, किस साइड हो रहा है, किस, ठीक है, जो अपर साइड हो रहा है, लोअर साइड में हो रहा है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, वो सब देख के अपन को असेस करना है कि कौन से साइड में, किस ऑर्गन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्रैम्प्स आपको हिंदी में आपको इनको बोल सकते हैं जैसे मरोड़ आना, मतलब एक टाइप से एकदम से पेट दर्द होना, उसको बोलते हैं क्रैम्प्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब मैंने बताया कि बॉडी में फ्लूइड की कमी होना, ठीक है। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन देखेंगे, भाई डिहाइड्रेशन होता है तो बच्चों में क्या देखने को मिलता है, जो फॉन्टेनल्स होते हैं वो डिप्रेस हो सकते हैं, सनकिन आइज हो सकती हैं, जो स्किन होती है वो रफ हो जाती है, फिर सूखी सूखी होती है, फिर उसको स्किन टर्गर भी बोलते हैं, ठीक है। आपका ड्राई म्यूकोसा देखने को मिल सकता है, जो जो क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो आपके टीयर है, टीयर बनने का होता है वो, उसका भी रेट कम हो जाता है, ठीक है, गला सूखता है, वो सब होते हैं डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम होते हैं। फैटिक होती है, थकान भी उसका साइन सिम्टम है। नेक्स्ट है साइन ऑफ मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है हर बार जो आपके एग्ज़ाम वगैरह आते हैं, उनमें से क्वेश्चन बनता है कि किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो कौन सा जो एल्कोलोसिस एसिडोसिस वो डेवलप होता है, ठीक है। अगर किसी में नॉर्मली किसी पेशेंट में अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है तो उसमें मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस का आप जनरली मतलब समझे तो ऐसा होता है कि आपका जो स्टमक का होता है उसकी जो पीएच है वो बढ़ जाना, ठीक है। पीएच जो आपकी नॉर्मल होती है वो होती है आपकी 7, ठीक है, 7 से ऊपर जब जाने लगती है ना तो वो होता है एल्कोलिसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, ठीक है। और अगर इसकी अगर पीएच है वो 7 से कम हो रही है, ठीक है, 7 से कम हो रही है तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चल जाएगा। इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, इसका अलग से टॉपिक आएगा आपके एसिडोसिस एल्कोलिसिस का, जिसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है वो भी होता है, मेटाबॉलिक होता है, फिर मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होता है, उसी प्रकार रेस्पिरेटरी जो आपका एसिडोसिस एल्कोलिसिस होता है वो भी आता है। तो इसको अपन अलग से टॉपिक में फंडामेंटल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपन जब वोमिटिंग होती है, ठीक है, वोमिटिंग हो रही है तो उसके बाद जो पेशेंट है उसको अपन क्या इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो ठीक है कि किसी बच्चे में अगर वोमिटिंग हो रही है तो उसका एयरवे है, जो एयरवे को अपन मेंटेन करेंगे, क्योंकि जो एस्पिरेशन निमोनिया है उससे अपन उसको प्रिवेंट करेंगे। तो उसके लिए अपन उसको पोजीशन भी दे सकते हैं, अच्छी पोजीशन कौन सी देंगे, जो साइडलाइन पोजीशन होती है वो सबसे बेस्ट रहती है कि अगर किसी पेशेंट में वोमिटिंग हो रही है तो उसे बेड की साइड बेड साइड में लाके उसे साइडलाइन पोजीशन देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपका जो वोमिट हो रही है उसकी कैरेक्टर क्या है, कि उसमें ब्लड है या नहीं है, बाइल वगैरह है, या फिर जो भी आपका और कुछ उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी टाइम में वो फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, कि भाई इतने टाइम में, 1 घंटे में, 2 घंटे में कितनी बार वो रिपीट हो रही है। जैसे एक टाइप होता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, वो अपन को देखने को मिलता है। HPS एक डिजीज़ होती है, आगे पढ़ेंगे अपन, उसमें देखने को मिलती है। हाइपरट्रोपी ऑफ पायरोलिक स्टेनोसिस उसमें अपन को देखने को मिलती है। आगे और क्या नोट करेंगे, उसकी जो इनपुट आउटपुट है कि भाई कितना फ्लूइड बॉडी इनपुट करवा रही है और कितना आउटपुट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है उसका आपका जो साइन सिम्टम है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के जो साइन सिम्टम है उसको देखेंगे कि भाई कौन कौन से साइन सिम्टम है। डिहाइड्रेशन है, सनकिन आइज़ है, फॉन्टेनल्स है वो आपके डिप्रेस होते हैं, स्किन होती है वो टर्गर होती है, ड्राई म्यूकोसा, डिक्रीज यूरिन, आपकी जो यूरिन है वो कम हो जाएगा, उसको ओलिगोरिक बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल क्या है, ठीक है। ये सब इंटरवेंशन है, उसको देख के उसके बाद अपन क्या करवाएंगे कि जो आपका उसको प्रोवाइड कराएंगे क्या, उसको रिहाइड्रेशन थेरेपी। जैसे डिहाइड्रेशन होता है तो फ्लूइड की कमी होती है, तो फ्लूइड की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए अपन उसको ORS, जो आपका रिहाइड्रेशन थेरेपी होती है, जो ORS का पूरा नाम क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, वो प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी फ्लूइड है जैसे NS है, RL है, DNS है, जैसे जो भी अपने मेडिकल टर्म में जो फ्लूइड्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। एक प्लस में उसको क्या दे सकते हैं अपन, उसको एंटी एमिटिक्स दे सकते हैं। एंटी एमिटिक्स क्या होती है, जो आपके वोमिटिंग को रोके, जो, ठीक है।
और अगर इसके बाद भी पेशेंट में अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, फिर वोमिटिंग नहीं रुक रही, तो अपन इस कंडीशन में जो HCP होता है, ठीक है, उसको इन्फॉर्म करेंगे। जो डॉक्टर वगैरह है, जो फिजिशियन है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, उसको अपन इन्फॉर्म करेंगे। तो ये थी आपकी वोमिटिंग। नेक्स्ट है आपका डायरिया। डायरिया क्या होता है कि एक दिन में मतलब 2-3, ठीक है, 2-3 नॉर्मल होता है, लेकिन 4 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा लूज मोशन होना, ठीक है, जो आपका स्टूल पास आउट करने का जो फ्रिक्वेंसी है वो अल्टीमेटली आपका बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायरिया, ठीक है। अब डायरिया क्या होता है कि डायरिया भी 2 टर्म में होता है। एक तो होता है कि भाई एक जो इन्फेक्शियस होता है, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो इन्फेक्शियस मतलब क्या होता है कि जो भी कोई अगर बैक्टीरिया से, या फिर जो जीआई सिस्टम में कोई बैक्टीरिया है, या फिर किसी पैथोजेंस की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो हुआ है। और दूसरा होता है कि नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस मतलब कोई दूसरी डिजीज़ की वजह से वो अगर डायरिया कोज करता है, ठीक है, वो होते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो इसके अलावा एक होता है एक्यूट डायरिया, एक होता है क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट डायरिया क्या इंक्लूड करता है, वो करता है कि आपकी अगर कोई बॉडी में अगर जीआई सिस्टम में प्रॉब्लम है, ठीक है, इन्फेक्शन होता है जीआई सिस्टम में, तो वो करता है एक्यूट कोज करता है। लेकिन जो आपका क्रोनिक डायरिया है वो मे बी इंक्लूड माल फंक्शन ऑफ द जीआई सिस्टम। अगर जो आपका जीआई सिस्टम है उसमें अगर माल फंक्शनिंग है, ठीक है, माल फंक्शनिंग है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो कॉज करता है क्रोनिक आपका डायरिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आप जो मेन एक रोटा वायरस होता है वो मेनली आपका जो जीआई सिस्टम और नोजोकोमियल जो होता है वो पैथोजन कॉज करता है, ठीक है। वो भी कब करता है कि 3 से 24 मतलब 3 to 24 मंथ के जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें मेनली ये कोज करता है नोजोकोमियल, और प्लस जो आपका रोटावायरस वो कोज करता है। 3 मंथ से पहले क्यों नहीं करता है? 3 मंथ से पहले इसलिए नहीं करता है क्योंकि 3 मंथ तक तो जो आपका बच्चा होता है, जो आपका न्यूनेट है, उसमें मदर का जो एंटीबॉडी जो मिलती है माँ के द्वारा वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसकी वजह से वो कोज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है आपका कि डायरिया को असिस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो डायरिया का असिस्मेंट करते टाइम उसका जो कैरेक्टर है स्टूल का, ठीक है, जो स्टूल पास आउट हो रहा है उसका कैरेक्टर ऑब्जर्व करेंगे कि किस टाइप का उसको स्टूल आ रहा है। पी सूप होता है तो मे बी टाइफॉइड में इसको पी सूप देखने को मिलता है। जेली लाइक होता है वो इंटूसेप्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ द पेन और क्रैम्प, वही बात है कि वॉमिटिंग में जैसे देख रहे थे पेन कहाँ है, उसी प्रकार जो अगर डायरिया होता है उसमें भी ये देखेंगे कि एब्डोमिनल पेन है वो कहाँ पे हैं, क्रैम्प्स कितने टाइम में आ रहे हैं, ठीक है। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन वो भी देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है आपका साइन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि हर बार आपके एग्जाम में आता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, वो कब देखने को मिलता है? जब किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा आपको डायरिया से सफ़र कर रहा है, बच्चा में डायरिया देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में बच्चे में मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपका डेवलप होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? अब मेटाबॉलिक जैसे एल्कोलिसिस में जो पीएच थी आपकी वो 7 से ऊपर जा रही थी, ठीक है, 7 से 8 की तरफ जा रही, लेकिन इसमें क्या होता है ये नीचे जाएगी, ठीक है। जो आपका एसिड है वो नीचे की ओर आएगा तो और एसिडोसिस कॉज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरवेंशन। अगर कोई पेशेंट में डायरिया होता है तो उसके इंटरवेंशन के दौरान क्या क्या करेंगे? जो उसकी मॉनिटर करेंगे उसका कैरेक्टर के स्टूल का कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, उसका अमाउंट कितना है, फ्रिक्वेंसी कितनी है। उसके बाद जो स्किन है पेशेंट की उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे स्किन टर्गर है, म्यूकस ड्राई है, सब उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो उसका जो इनपुट है, जो आउटपुट है, इनटेक और आउटपुट है, वो उसको मॉनिटर करेंगे। उसके बाद उसको रिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे। कभी कभार होता है कि पेशेंट को डायरिया सीवियर होता है तो उस केस में डिहाइड्रेशन कोज कर सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पेशेंट को एनपीओ रखेंगे और फ्लूइड है जो आईवी लाइन से देंगे। तो ये था जो आपका जीआई सिस्टम में जो भी डिजीज़ आएंगी उनका एक बेसिक जो प्रॉब्लम थी कि हर जीआई सिस्टम की डिजीज़ में लगभग आपको वॉमिटिंग और डायरिया में भी देखने को मिलता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कि आपके जो डायरिया और वॉमिटिंग से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आता है वो आप ज़रूर देखो। कि वॉमिटिंग में तो जो आपका मेन क्वेश्चन है
वो आता है कि जो वोमिटिंग ज़्यादा होता है तो क्या कॉज करता है, वो कॉज करता है आपका मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, ठीक है। और जब डायरिया ज़्यादा होता है, डायरिया से सफ़र करता है पेशेंट, तो उसमें आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये दो ही क्वेश्चन है आपके मेनली जो वोमिटिंग और डायरिया में अब तक पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो आपका डिहाइड्रेशन है वो उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो स्किन टर्गर है, फोंटेनल्स, वो डिप्रेस होते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में पेशेंट में फोंटेनल्स होते हैं, वो बल्क या बाहर की ओर निकल आते हैं या फिर डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, या फिर फ्लैट होते हैं, तो उस टाइम वो डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार आए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप इनको अच्छे से देखें। ये था एक डिहाइड्रेशन, उसके डायरिया और आपके वॉमिटिंग पे एक छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन जीआई सिस्टम के और पहले डिजीज से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब डिजीज पढ़ेंगे जीआई सिस्टम के बारे में, उसके बाद जो भी सिस्टम आएंगे उनको पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।